हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे, अब वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है। जितनी भी सरकारें हैं, अब सरकारें क्या कर रही है कि जितने भी वो जनता को सुविधाएं प्रदान कर रही है या जनता को से जितनी प्रकार की बातें होती है, वो सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने का प्रयास कर रही है। तो हमें भी हमारी पढ़ाई के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स बार बार डाले जाते हैं और बार बार उनसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको कहते हैं आईटी डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आईटी किसे कहते हैं? हमारे इसके अंदर पढ़ेंगे ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के कौन कौन से मॉडल है। तो हम इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ई गवर्नेंस तो आपने हमारे जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो उनके द्वारा भी कहा जाता है कि हमारे मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। कि हमारे सरकारी ऑफिशियल्स की संख्या तो कम से कम रखनी है और कम से कम सरकारी ऑफिशियल्स से हम क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन या फिर जो सुविधाएं प्रदान करनी है। तो फिर ई गवर्नेंस के मॉडलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन आप सभी समझदार हैं, आप समझ जाएंगे इनको, थोड़ा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आता है ई गवर्नेंस। किससे कहेंगे? जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र तो आप समझते हो, जो सरकारी क्षेत्र होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्थानीय गवर्नमेंट का, चाहे राज्य सरकार का। जितने भी सरकारी गवर्नमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा क्या है? सूचना और सेवा प्रदायगी। ये हमें पता है, एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिए, क्योंकि सरकार हमें दो ही चीज़ें देती है, या तो हमें कोई सूचना देगी या फिर वो हमें कोई सेवा देगी। सेवा का अर्थ होता है जैसे नरेगा जैसी सेवा, बिजली जैसी सेवा, पानी जैसी सेवा, हमारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, तो बहुत सारी सेवाएं देती है। साथ ही साथ सूचना भी देती है। जैसे मान लो कि नई भर्ती के समय हमें सूचना प्राप्त की अगली भर्ती कब आएगी, परीक्षा की तारीख कितनी है, रिजल्ट्स कब आएंगे, परिणाम कब आएंगे, किसके कितने मार्क्स हैं, तो ये सब सूचनाएं हैं। तो सरकार हमें या तो सेवा प्रदान करती है या फिर सूचना देती है, और दोनों को बेहतर तरीके से देने के लिए, अर्थात सेवा और सूचना, इन दोनों को बेहतर तरीके से देने के लिए सरकार को, साथ ही साथ निर्णय प्रक्रिया में तो दोनों की दोनों चीज़ों में, अर्थात सूचना और सेवा प्रदायगी को बेहतर तरीके से देने में, साथ ही साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, इन दोनों में नागरिकों की भागीदारी को प्रेरित करने, ताकि इसके अंदर नागरिक भी आगे बढ़ बढ़कर भाग ले, और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले सरकारें कैसी होती थी, अपने निर्णयों को जनता के ऊपर थोप देती थी, चाहे जनता को वह सुविधा चाहिए हो या न चाहिए हो, लेकिन उस सुविधाओं को उनके ऊपर थोप दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया जा रहा है, उनके कार्यों को पारदर्शी बनाया जा रहा है, साथ ही साथ प्रभावी बनाया जा रहा है। और ये सब बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग कौन दे रहा है? सबसे ज़्यादा सहयोग दे रहा है सूचना और संचार तकनीकी, हमारा अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये इसका उपयोग किया जा रहा है। और जब प्रशासन में इसका उपयोग करते हैं तो इसे ही ई गवर्नेंस कहेंगे। तो आप थोड़ा तो समझ गए होंगे, तो मैं एक बार वापस इसको बता देता हूँ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा सूचना और सेवा प्रदायगी को बेहतर करने और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को प्रेरित करने, साथ ही साथ सरकार को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए क्या, सूचना एवं संचार तकनीकी का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें से पार नहीं पड़ती है, पहले बताना पड़ता है कि ई गवर्नेंस में करेंगे क्या आखिर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने तो क्या किया है, लेकिन सरकार ने क्या किया, 5 मॉडल बनाए। हम तो क्या करेंगे, हम तो केवल पढ़ ही सकते हैं उनको। तो सरकार के द्वारा क्या 5 मॉडल बनाए गए ई गवर्नेंस के, इनके नाम के अनुसार ही इनके पहचान। सबसे पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। कौन सा? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। दूसरा आता है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। दूसरा कौन सा था? कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। तीसरा आता है हमारा क्रिटिकल फ्लो मॉडल। चौथा आता है हमारा ई एडवोकेसी मॉडल। और पांचवा आता है हमारा इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल या इंटरेक्टिव मॉडल। इनको आप याद कर सकते हैं ई BCCI से, BCCI,
इससे याद कर सकते हो। ये BCCI तो आप वैसे भी पता होगा, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है तो उसका नाम क्या है, BCCI है। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। इसमें ई का मतलब होता है हमारे ई एडवोकेसी मॉडल। ई का मतलब क्या होता है, ई एडवोकेसी मॉडल। बी का मतलब होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ये जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है उसको याद कर सकते हो। सी का अर्थ होता है हमारा क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल फ्लो मॉडल। कौन सा, जो हमारा क्रिटिकल फ्लो मॉडल है तो उसको याद कर सकते हो सी से, क्रिटिकल फ्लो मॉडल है। अगला सी है, तो सी का मतलब होता है जो हमारे कंपेरेटिव एनालिसिस मॉडल, और आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव, जो हमारा सर्विस मॉडल है। तो इनसे आप EBCCS इसको आसानी से याद कर सकते हो, और ये परीक्षा में लगातार पूछा भी जाता है, और आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप अपने आंसर्स को रिच कर सकते हो। अर्थात जो ऐसे आता है, निबंध आता है, इंग्लिश हिंदी कैसे भी, तो आप इन मॉडलों का प्रयोग करके उनको काफ़ी बेहतर तरीके से उनको अपने आप को पेश कर सकते हो। तो EBCS याद कर सकते हो। बी का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, सी का मतलब कंपेरेटिव एनालिसिस मॉडल, सी का मतलब फिर क्रिटिकल फ्लो मॉडल, ई का मतलब ई एडवोकेसी मॉडल, और आई का मतलब होता है इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। तो आपके लिए एक छोटा सा चित्र भी बनाया गया है, एक जोकर बनाया गया है, लेकिन आप समझ जाएंगे जोकर को भी। तो ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है, क्रिटिकल फ्लो मॉडल, कंपेरेटिव एनालिसिस मॉडल, ई एडवोकेसी, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, ये हमारे ई गवर्नेंस के 5 मॉडल है। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। कौन सा मॉडल, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग मॉडल में क्या होता है, सूचना और तकनीकी जो है, संचार और सूचना तकनीकी है, इसका उपयोग करके गवर्नेंस और शासन संबंधी सूचनाएं जो पहले से सार्वजनिक है, उन सूचनाओं और जानकारी का व्यापक जन प्रसार किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल नागरिकों में जनता के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि करती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, लेकिन कुछ तो नहीं समझे होंगे। कहना क्या चाहते हो, वो आता है ना एक 3 इडियट मूवी के अंदर, जो मशीन किससे कहते हैं, कि वो एक अजीब सी परिभाषा बताता है मीर खान। तो फिर वो पूछता है उसका टीचर कि कहना क्या चाहते हैं, सिंपल शब्दों में बताओ। तो कहना ये चाहते हैं कि इस जो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल में है, कि सरकार पहले क्या होती थी, बहुत सारे कानून बना देती थी, और कानून बना के और उनको किताब में बंद करके रख देती थी। जब भी उनसे पूछा जाता था कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हो, तो उन के द्वारा बताया जाता था कि हमने तो इसके बारे में कानून बना दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि कानून इतने बने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं, हर चीज़ के बारे में कानून बने हुए हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, किसी को उन कानूनों के बारे में पता ही नहीं है। को नियम है, नियम के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो लागू करने वालों को भी नहीं पता, तो जिस पर लागू होता है उनको भी नहीं पता उनके बारे में। तो सरकार के द्वारा पहली जो बात की गई है ई गवर्नेंस के अंदर, कि जितने भी नियम कानून और अधिनियम ये बने हुए हैं जनता की सुविधा के लिए, उनको जनता के अंदर उसका प्रचार किया जाएगा, जनता के उनके बारे में बताया जाएगा। जैसे हमारे RS का सिलेबस के अंदर एक लॉ सेक्शन डाला गया है, और लॉ सेक्शन इसीलिए डाला गया है ताकि जो कुछ कानून है महिलाओं के, बच्चों के, वृद्धों के, जो हमारे ऑफिस के अंदर कार्य करने वाले, घरेलू हिंसा के, तो ये इस तरह के जो बहुत सारे कानून होते हैं, उन कानूनों के बारे में जनता को पता चले। तो ई ब्रॉडकास्टिंग मॉडल में हम यही करेंगे कि सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो नियम और कानून पहले से ही सरकार ने बना रखे हैं, उनको क्या जनता के अंदर उनका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, और जनता को इसके लिए प्रति क्या जागरूक बनाया जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है हमारे कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। कौन सा, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में गवर्नेंस के क्षेत्र में सर्वोत्तम तरीके और प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। तत्पश्चात उन्हें मानक मान करके अन्य शासनिक और गवर्नेंस क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मॉडल के तहत के सरकारी नीतियों और योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा। तो ये नाम में ही लिखा हुआ कंपैरेटिव एनालिसिस, तो हमें सबसे पहले क्या है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सबसे अच्छी प्रक्रिया तैयार करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे अच्छी प्रक्रिया तैयार करेंगे, फिर उसको लागू करेंगे। क्या करेंगे, लागू करेंगे। ये हमने यहाँ लागू कर दिया। अब जो लागू होने के बाद इसके परिणाम देखे जाएंगे कि इसके कौन कौन से परिणाम आए। तो जब परिणाम आएंगे तो परिणामों को हम अलग अलग, जितने भी परिणाम आए हैं हम उनसे तुलना करेंगे। अलग अलग जगह से जितने भी परिणाम आए
हम उनसे क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। जैसे ये 1 परिणाम, ये 2 परिणाम, ये 3 परिणाम, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरह से बहुत सारे परिणाम आएंगे। हम क्या करेंगे, इन सारे परिणामों की तुलना करेंगे और जो इनमें सबसे बेस्ट निकल के आया है उसको क्या करेंगे, पूरे प्रशासन में लागू कर देंगे। तो हमने क्या किया है, सबका कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। और ये किसके माध्यम से कर रहे हैं, हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल। तो फिर क्या करेंगे, इन तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद अपनी सारी नीति और योजनाएं होती हैं उनके अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा। तीसरा आता है हमारा क्रिटिकल फ्लो मॉडल। तीसरा कौन सा मॉडल आता है, क्रिटिकल फ्लो मॉडल। तो क्रिटिकल फ्लो मॉडल में क्या होता है, जो संवेदनशील महत्व की जानकारियां होती है, जो संवेदनशील महत्व की जानकारी होती है, जैसे हमारी कोई फौज के निर्णय होते हैं, फौज के अंदर जैसे किसी की नियुक्ति है, कौन सी बटालियन कहाँ जा रही है, हमारे कौन कौन से हथियार है, कितने हथियार है, कौन से हथियार कहाँ रखें, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, हमारे जजों जितने भी जो न्यायिक पक्ष होते हैं उनके जो निर्णय होते हैं। कई बार क्या होता है कि वीडियो कॉलिंग होती है, तो कई बार क्या है कि हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए कि केवल एक लक्षित व्यक्ति है जिससे हम बातचीत करना चाहते हैं, जिसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं या जिससे हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, केवल उसी से हमारी बातचीत हो, क्या हो, केवल उसी से बातचीत हो और हमारी बातचीत के बीच में दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार के सिक्योर मॉडल भी बनाए जाते हैं और ये कौन से होते हैं, क्रिटिकल फ्लो मॉडल। तो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो जानकारी होती है या फिर जो हमारी बातचीत होती है, ये सब क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो इसके लिए फिर सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, जो लक्षित व्यक्ति है उन तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हमारी कोई लक्षित ऑडियंस है, तो मीडिया क्या है, केवल एक पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुंचना चाहती है। तो कई बार जैसे यूट्यूब पर जब वीडियो डाले जाते हैं तो उसमें भी ये बताना पड़ता है कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए या सभी के लिए। तो हम चाहते हैं केवल ये 18 साल से ऊपर के बच्चे या लोग देखें, तो उसमें आप रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो कि 18 साल से ऊपर के वालों के लिए। फिर हमारे को पीड़ित पक्ष होते हैं, जैसे मान लो किसी बालिका या बालक का जब बलात्कार होता है, तो कुछ नियमों के तहत क्या उनका नाम को छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके केस की जानकारी होती है, उनके रहने की व्यक्तिगत जानकारियाँ होती है, तो उनको छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पीड़ित जो पक्ष होता है उनकी जानकारी छुपाने के लिए इस प्रकार के मॉडल बनाए जाते हैं। जो हमारा न्यायिक पीठ है, आम जनता है, तो किसी को भी हम लक्षित कर सकते हैं। लक्षित मॉडल के तहत, लक्षित व्यक्ति के तहत सरकार क्या करती है, उससे इंटरेक्ट करती है क्रिटिकल फ्लो मॉडल के जरिए। फिर अगला आता है हमारा ई एडवोकेसी मॉडल। कौन सा, ई एडवोकेसी मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में क्या है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति जनता का दृष्टिकोण को आभासी ऑनलाइन समुदाय के द्वारा प्रकट विचारों और चिंताओं के द्वारा प्रभावित किया जाता है। इस मॉडल का मोबिलाइजेशन एंड लॉबिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो कई बार क्या है, ई एडवोकेसी मॉडल का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे सरकार ने एक नीति बनाई ये वाली, अब ये नीति अच्छी है बुरी है, लेकिन क्या है कि सरकार ने तो बना दी और संसद में ये पारित भी हो गई। अब ये क्या है, जनता के बीच में लाई जाएगी। जनता के बीच में लाई जाएगी तो लोग इसको, लोगों से पूछा जाएगा क्या ये पॉलिसी बढ़िया है, तो कुछ तो कहेंगे बढ़िया है और कुछ कहेंगे खराब है। तो इसमें क्या होगा, कुछ के द्वारा तो ये बताई जाएगी बहुत बढ़िया पॉलिसी और कुछ के द्वारा बताई जाएगी खराब है। तो मेन चीज़ ये आती है कि जो खराब बता रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस सरकार की जो आने वाली नीतियां उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो कुछ सरकार के कुछ पक्ष क्या करेंगे, उनको समझाएंगे, जो उन नीतियों को खराब बता रहे हैं उनको इस नीति के जो प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के बारे में बताएंगे, अर्थात इससे जनता को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है और किस तरह से प्रगति की जा सकती है उसके बारे में बताया जाएगा, जो इसके विपक्ष में होते हैं। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार का मॉडल बनाया जाता है जिसमें क्या है कि जो जनता का दृष्टिकोण है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, उसको सुधारा जाता है, उसको समझाया जाता है, अपनी सरकार अपना पक्ष इसके माध्यम से रखती है। तो ये क्या है, ई एडवोकेसी मॉडल। नाम में एडवोकेसी है, एडवोकेसी तो आप जानते हैं एडवोकेट होते हैं। कई बार कहते हैं क्यों वकील बन रहा है, वकील का मतलब वकील अच्छा हो या बुरा हो अपनी बात को, पक्ष को रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सरकार को भी कभी कभी क्या अपना पक्ष रखने के लिए कोई ना कोई मॉडल ज़रूरी होता है कि मुझे, हमें ये चीज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। कई बार बताना पड़ता है, जैसे आपातकाल लगाने के लिए इंदिरा गांधी जी से पूछा गया था कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपातकाल लगाना पड़ा। तो सरकार के द्वारा, सरकार के पास कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या मॉडल होना चाहिए जिससे वो अपनी बात रख सके। तो ये कौन सा होता है हमारा ई एडवोकेसी मॉडल। पांचवा मॉडल आता है हमारा इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। कौन सा, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल।
तो इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में क्या है, सरकार के द्वारा जो विभिन्न तरह की सेवाएं नागरिकों को दी जाती है वो सीधे ही उपलब्ध कराई, क्या करवाई जाती है, सीधे ही सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल के लिए सरकार से उपभोक्ता और उपभोक्ता से सरकार, अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट चैनल के जरिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो हमें आरएस का फॉर्म भरना है, सेट का फॉर्म भरना है, पटवार का फॉर्म भरना है, तो सीधे गए, हम इंटरनेट खोला और फॉर्म को भर दिया। तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना सरकार को हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना हमको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो हमने क्या है, सीधा इंटरेक्ट कर लिया। इंटरेक्ट कर लिया, जो सरकार ने कहा कि भैया इसके लिए 500 रुपये फीस लगेगी, तो हमने, सरकार ने अपनी बात भी कह दी और हमने क्या 500 रुपये दे भी दिए, तो सरकार की बात भी हो गई, हमारी भी बात हो गई। तो इस तरह के जब मॉडल बनाए जाते हैं जिसमें क्या इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल होते हैं ये। जैसे कि बिजली का बिल है, यदि हमने महीने भर तक बिजली का उपयोग किया तो बिजली का उपयोग करेंगे तो बिल भी आएगा, तो सरकार के द्वारा सीधा बिल हमें भेज दिया जाएगा और बिलों का यदि हम भुगतान करेंगे तो आगे भी बिजली काम में ले सकते हैं, नहीं करेंगे तो हमारी बिजली कट जाएगी। तो ये भी एक तरह का इंटरेक्टिव होता है। तो इस तरह जैसे हमारे रिजल्ट्स देखते हैं, फॉर्म आता है, तो सरकार कई बार परमिशन लेटर हमारे मेल पे भेज देती है, एसएसओ आईडी पे भेज देती है। तो सरकार ने हमसे कैसे इंटरेक्ट किया, एसएसओ आईडी पे भेज दिया हमारे। हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे, एसएसओ आईडी को खोलेंगे और अपना परमिशन लेटर या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो जब सरकार इस तरह से हमसे इंटरेक्ट करती है, हम भी सरकार से इस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम सरकार, जैसे आरपीएससी है, आरपीएस जैसे मुझे परमिशन लेटर, पहले के टाइम पे क्या होता था, परमिशन लेटर घर पे आते थे, डाक के जरिए घर पे आते थे, तो मैं कभी भी फ़ोन करके नहीं पूछ सकता था आरपीएससी में कि क्या मेरा परमिशन लेटर आ गया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कई बार महीनों तक भी पता नहीं चल पाता था कि अपना फॉर्म सेलेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, हमारी परीक्षा लगेगी नहीं लगेगी, जो परमिशन लेटर आया नहीं आया, गिर गया, ये क्या हुआ। तो ना तो सरकार हमसे इंटरेक्ट कर सकते थे, ना हम सरकार से इंटरेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमारे जो इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल आया, इसके ज़रिए सरकार भी हमसे इंटरेक्ट कर पा रही है और हम भी सरकार से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे ई मित्र के माध्यम से करते हैं, एसएसओ के माध्यम से करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने पाँचों प्रकार देख लिए। अब बात करते हैं कि सरकार हमसे इंटरेक्ट करती है, हम सरकार से इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करने के कितने प्रकार होते हैं। अर्थात ई गवर्नेंस में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, होते हैं, तो ये कितने तरह के होते हैं। तो ई गवर्नेंस में इंटरेक्शन 4 तरह से होते हैं कि सरकार हमसे और हम सरकार से 4 तरह से जुड़ सकते हैं। कैसे? सरकार या तो एक सरकार दूसरी सरकार से जुड़ती है। इसमें क्या होता है, एक सरकार दूसरी सरकार से जुड़ती है, अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार से जुड़ जाती है, बातचीत करती है। राज्य सरकार स्थानीय सरकार, अर्थात जो हमारे नगर निगम और पंचायत है, उनसे बातचीत करती है। या फिर विभागों की भी बात कर सकते हैं, जैसे वित्त विभाग हमारे रक्षा विभाग से बात करेगा, रक्षा विभाग हमारे दूसरे विभाग से, विद्युत विभाग से बात करे। तो इसमें क्या है, एक गवर्नमेंट दूसरे सरकार के विभाग से बातचीत करती है। दूसरा आता है हमारा सरकार के द्वारा सिटीजन से बातचीत की जाती है। सिटीजन से आता है सरकार जो लोगों से बातचीत करती है, तो इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन। तीसरा आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, अर्थात जितने भी बिजनेसमैन है, अर्थात उद्योग है, उद्योगों के प्रति सरकार कई बार उनसे भी इंटरेक्शन करती है। तो आगे आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी सरकार के अंदर कार्य करते हैं, तो सरकार उन कर्मचारियों से भी बात करती है और कर्मचारी सरकार से भी बात करते हैं। तो 4 इंटरेक्शन के तरीके हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है, कई बार ई ऑफिस, ईमेल, इनके जरिए बातचीत करती है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें जैसे ई मित्रा होता है, एसएसओ आईडी है, तो जनता सरकार से इन माध्यमों के बारे में तरीके से बात कर सकती है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, कौन सा, गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे हमारे टेंडर निकालती है सरकार, तो कोई भी बिजनेसमैन उन टेंडरों को भर सकता है। जैसे हमारे ऑनलाइन जीएसटी है, तो जीएसटी भर सकते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जैसे कि हमारा पे मैनेजर है, तो हम जिस पे हमारी तनख्वाह देख सकते हैं, पे मैनेजर पे हमारी तनख्वाह बनी नहीं बनी, कितनी नहीं बनी। शाला दर्पण है, तो शाला दर्पण से तो वैसे भी टीचर्स अब बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टीचर्स हैं, नए टीचर्स, इनको हमारी अपनी ऑनलाइन एब्सेंट, प्रेजेंट, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, सारी जो सूचनाएं उनको रोज़ाना देनी पड़ती है। और एसएसओ आईडी है। तो इस तरह इंटरेक्शन के 4 तरीके हैं। तो हम इसको इस बॉक्स के माध्यम से एक बार और देखते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार हमें कौन कौन सी सुविधाएं देती है और हम सरकार से किस तरह से बातचीत करते हैं। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, अर्थात जो जितनी भी बसें हैं, ट्रेन,
जो सुविधाएं सरकार के द्वारा हमको दी जाती है, हॉस्पिटल होते हैं, स्कूलें होती है, ऑनलाइन जो पोर्टल्स होते हैं जिन पे हम सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें क्या आता है, लाइव फिंगरप्रिंट स्कैनिंग एंड वेरिफिकेशन ये सब होता है। जैसे बहुत सारे ई ऑफिस वाले कार्य होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री ऑफ रिपोर्ट्स एंड पेपर वर्क, ई सेक्रेटरेट, ई पुलिस, ई कोर्ट। यदि आप इनको लॉगिन करेंगे तो सरकार क्या है, दूसरी सरकार से इनके जरिए आपस में इंटरेक्ट करती है। फिर आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। इसके अंदर ई टैक्सेशन होता है, जैसे हमारे जीएसटी होता है, गेटिंग ए लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ईटीसी। इसमें क्या, कोई भी बिजनेसमैन क्या है, जैसे लाइसेंस लेना है तो ऑनलाइन सीधा अप्लाई करता है और उसे लाइसेंस मिल जाता है। फिर आता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसैक्शन। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेक्शन, मतलब एम्प्लॉय भी सरकार के अंदर जो कार्य करते हैं वो भी सरकार से किस तरह का बात करते हैं। जैसे ई लर्निंग मेथड है तो कई बार ऑनलाइन ट्रेनिंग भी की जाती है। कंसल्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, शेयर ऑफ नॉलेज अमंग द एम्प्लॉय, जो नॉलेज है तो एम्प्लॉय के बीच में ट्रांसफर की जाती है। तो इस तरह हमने इंट्रक्शन के ई गवर्नेंस के 4 तरीके देख लिए। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस तो हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर ई गवर्नेंस देख लिया। तो ई गवर्नेंस के फायदे क्या क्या है, ई गवर्नेंस के हम क्या देखेंगे, फायदे क्या है। और फिर फायदे थोड़ी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान तो नहीं है लेकिन कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है उनको देखेंगे। तो ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ और ई गवर्नेंस की या फिर ई गवर्नेंस के अंदर जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में देखें। सबसे पहले बात करेंगे ई गवर्नेंस के फायदे क्या है। सरकार के कार्य होते हैं, इससे क्या है, सरकार के कार्यों में क्या होती है, पारदर्शिता आती है। आप कभी भी पूछ सकते हो, जैसे सूचना का अधिकार है। सब डरे रहते हैं इससे, क्यों, क्योंकि यदि गलत कार्य करेंगे तो और किसी ने सूचना के अधिकार के तहत उनके सूचना मांग ली तो उनका भांडाफोड़ भी हो सकता है। तो ऑनलाइन आरटीआई जैसी चीज़ें मार्केट में आ चुकी है। तो सरकार के कार्यों में जो पारदर्शिता आती है इससे। आगे आता है जो आपकी ई गवर्नेंस है, ये क्या करती है, सरकार को और भी ज़्यादा जवाबदेह बनाती है। जैसे हमारे जन सूचना पोर्टल राजस्थान का संपर्क पोर्टल है, तो ये क्या करती है कि सरकार को बाध्य करती है कि जितने भी विभाग है वो अपनी सूचनाओं को आगे बढ़कर ऑनलाइन पोर्टल पर डालें। जैसे हमारे जन सूचना पोर्टल है, संपर्क पोर्टल है, इनके ऊपर डालना अति आवश्यक है। फिर आता है ई गवर्नेंस क्या करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है। ई गवर्नेंस क्या करता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और सरकारी खरीद और बिक्री उचित मूल्य पर करता है। क्या करता है, सरकारी जितनी भी बड़ी खरीद और बिक्री होती है इससे क्या होती है, उचित मूल्य पर होती है। जैसे ई ट्रेड किया जाता है, इसमें क्या है, आप गफलेबाजी नहीं कर सकते। फिर सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें अधिक दक्षता आती है। इससे इससे क्या होती है, सरकार की कार्य प्रणाली में दक्षता आती है और सरकारी खर्चे में भी कमी आती है। क्या होता है, सरकार की कार्य प्रणाली में अधिक दक्षता आती है, साथ ही साथ सरकारी खर्चे में भी कमी आती है। जैसे हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जैसे डीबीटी होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा होती है जैसे राजवीसी। राजस्थान के अंदर ये राजवीसी तो आपने काफ़ी सुना होगा, राजस्थान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार क्या है कि सभी पंचायत भवनों, पंचायत समिति, इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाती है। जी, ये हमारे कोरोना काल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। फिर सरकारी सेवाएं क्या होती है, इससे दक्ष होती है और प्रभावी होती है, जिससे नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। नागरिक क्या किसी भी समय किसी भी स्थान से सरकारी सेवा का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या है, सुविधाएं आसान हो जाती है और सर्व सुलभ हो जाती है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से किसी भी समय क्या करता है, इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। अर्थात जैसे हम RS का फॉर्म की बात करें तो कोई भी व्यक्ति सुबह 8 बजे भर सकता है तो रात को 12 बजे भर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी पोर्टल हमेशा खुले रहते हैं। आयोजन की बात करें और निर्णय, इन दोनों में सहभागिता बढ़ती है, अर्थात जनता की सहभागिता भी बढ़ती है। सरकार के साथ नागरिकों का जुड़ाव बढ़ता है, जो क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाता है। सरकार के साथ क्या है, इससे नागरिकों का जुड़ाव बढ़ता है, जो क्या करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाता है। अब ई गवर्नेंस के बारे में तो हमने देख लिया, इसके लाभ भी देख लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं या बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं, ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ, दिक्कतों की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो शुरुआत में पैसे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। सरकार के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए जब जाके सारे काम होते हैं, और सरकारी को जनता के पास भी पैसे होने चाहिए। दोनों तरफ पैसे होंगे जब भी का काम चलता है। आप यदि एक बढ़िया सा मोबाइल लेंगे जब भी तो आप इन सूचनाओं का फ़ायदा उठाएंगे, और बढ़िया मोबाइल आता है 10-15 हज़ार रुपये का। और सरकार यदि हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो सरकार को शुरुआत में तो बहुत सारा पैसा इसके अंदर खर्च करना पड़ेगा।
तो ये क्या है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की बात करता है। दूसरी बात, डिजिटल बुनियादी ढांचे का कमज़ोर होना। दूसरी बात कहें तो हमारा जो बुनियादी ढांचा है डिजिटल वाला, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अर्थात कोई भी इसको हैक कर सकता है, कोई भी हमारे डेटाज को चेंज कर सकता है। फिर तीसरी बात है डिजिटल साक्षरता का अभाव, कि सरकार के द्वारा जब मॉडल बनाए जाते हैं, इंटरेक्टिव मॉडल, जिसमें सरकार जो पोर्टल्स बनाती है जनता के, कई बार ये उस पोर्टल समझ में नहीं आते। तो क्यों? क्योंकि जनता क्या डिजिटली रूप से इतनी साक्षर नहीं है। फिर प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, उनका अभाव, क्योंकि जो बहुत लंबे समय से सरकार के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो कई सरकारी कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था, और अब वो उनको यदि कंप्यूटर पर कार्य करना पड़ रहा है, तो कंप्यूटर पर कार्य, और वो भी डिजिटली, और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो उनको इतनी ट्रेनिंग और इतना सब कुछ मिला हुआ नहीं है कि वो इन चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो उनके अंदर क्या है, जो प्रशिक्षण का अभाव रहता है, वित्त का अभाव होना, पैसे की कमी है। फिर आती है आगे बात, जो हमारी स्थानीय भाषा है, तो स्थानीय भाषा में सूचना और सेवा प्रौद्योगिकी भी एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि ये जितने मॉडल है, या तो हिंदी में दिए जाते हैं, इंग्लिश में दिए जाते हैं। अब सरकार यदि तमिलनाडु के अंदर उस सूचना को पहुंचाना चाहती है, तो वो तो तमिल के अंदर पहुंचानी पड़ेगी, आंध्र प्रदेश में पहुंचाना है तो तेलुगु में, जो हमारे केरल में पहुंचाना है तो मलयालम में। तो इस तरह हर क्षेत्र की भाषा भी अलग अलग है। अब वहाँ के लोग समझेंगे ही नहीं अगर उनकी भाषा के अंदर वो सूचना उन तक नहीं पहुंची। तो सरकार के पास ये भी चुनौती है कि वो हर सेवा को हर क्षेत्र के अंदर उन्हीं की स्थानीय भाषा में पहुंचाए, तभी जाके वह उस सूचना का कुछ मतलब निकलता है। और सबसे बड़ी चिंता आती है हमारी डाटा चोरी होने की चिंता। क्यों? क्योंकि इस टाइम क्या है कि जो बेरोजगार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार, तो वह क्या है कि हैकर्स बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने मजे मजे में कई बार जो सरकार की साइटें होते हैं उनके हैक कर लेते हैं, और उनके डेटा को परिवर्तित कर देते हैं, उनमें चोरी कर देते हैं, उनमें सेंध लगा देते हैं। कई बार सरकार कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो उनको परिवर्तित करके उनको सरकार को बदनाम करने का प्रयास भी करते हैं। एक मिनट। तो इस तरह हमने ई गवर्नेंस के बारे में जानकारी ले ली। अब बात करते हैं राजस्थान की एक योजना का नाम है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। उसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये दो विभाग है, इन दोनों विभागों के द्वारा शुरू की गई है। कौन सी? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है कि सरकारी खर्चे में कमी लाई जाए। ये योजना क्या चाहती है कि सरकारी खर्चे में कमी आए, और जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC है, क्या इनको CSC भी कहते हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर है, इनके माध्यम से सरकार जो सेवाएं हैं वो नागरिकों तक पहुंचाए। CSC के माध्यम से क्या है, या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से क्या, सरकार जो सेवाएं हैं नागरिकों तक पहुंचाए। अब बात करें तो कैसे योजना कैसे चालू हो रही है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना मई 2006 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? मई 2006 में शुरू हुई थी। और इसमें 27 तो मिशन मोड परियोजनाएं थी, अर्थात जो मिशन के रूप में शुरू की जाएगी, और जिसमें 10 तत्व के साथ उसको शुरू किया गया, अर्थात 10 तरीके थे, और हमारे मिशन कितने थे? 27। अब बात करें तो वर्तमान में जो ये हमारे 27 मिशन मोड परियोजना थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 44 मिशन मोड परियोजनाओं में बदल दिया गया है। वर्तमान में कितनी चल रही है? 44 मिशन मोड परियोजनाएं चल रही है। अब बात करें 44 की, तो 44 में केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तो 15 मिशन मोड परियोजनाएं। तो हमारे राज्य सरकार की है, तो राज्य सरकार की मिशन मोड परियोजना हमारी 17 है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चला रही है हमारी 12 मिशन मोड परियोजनाएं। सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र सरकार की जो मिशन मोड परियोजनाओं की। केंद्र सरकार कौन कौन सी मिशन मोड परियोजनाएं चला रही है? इसके अंतर्गत कितनी? 15 मिशन मोड परियोजनाएं चल रही है। केंद्र सरकार की मिशन मोड परियोजना होती है जैसे ई ऑफिस है, यूआईडी को हम आधार भी कहते हैं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, डाक सेवा, ये सब चीज़ें हैं। तो हम डिटेल से भी देख लेते हैं कि 15 कौन कौन से, 15 के 15 का नाम बता देते हैं आपको। सबसे पहले बैंकिंग, ये 2011 में आपको याद हो तो CBS हो गई थी। CBS अर्थात पहले क्या, खाते में जब आप पैसे जमा कराने जाते थे तो लंबे लंबे लेजर हुआ करते थे। लेजर में क्या है कि जो अमाउंट एंट्री की जाती थी,
कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आपको CBS हो गया, कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्रांच में जाके कितना भी पैसा निकाल सकता है और कोई भी अपना बैलेंस घर बैठे भी देख सकता है। तो इसको क्या बैंकिंग में लागू किया गया, फिर 2011 में इंश्योरेंस में, इनकम टैक्स में 2011 में, सेंट्रल एक्साइज में 2011, MCA 2011 के अंदर, पेंशन 2011 के अंदर, पासपोर्ट 2011 के अंदर, नेशनल ID जिसको UID भी कहते हैं, आधार कार्ड, तो उसको 2011 के अंदर, इमिग्रेशन या फिर जो वीज़ा है ये भी 2011 के अंदर, E-ऑफिस पोस्ट, सेंट्रल आर्म्ड पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हमारे CAPF है उसके अंदर लागू किया गया। ई-भाषा है उसके अंदर लागू किया गया। NMEICT है तो इसके अंदर लागू किया गया 2015 में। ई संसद, तो इस तरह हमारी 15 मिशन मोड परियोजना चल रही है, किसकी, केंद्र सरकार की। अब आती है हमारी राज्य सरकार के अधीन कौन कौन सी मिशन मोड परियोजनाएं चल रही है। अब राज्य सरकार के अंदर 17 मिशन मोड परियोजना चल रही है जो राज्य सरकार चला रही है, जैसे कि हमारी ई-जिला, ई-पंचायत, नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, भूमि अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन, अपराध और अपराधी नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम CCTNS। तो अब ये तो एक एक करके क्या देखें, सबको एक साथ ही देख लेते हैं कौन कौन से तो राज्य सरकार की है। ट्रांसपोर्टेशन 2011 NLRMP जो लैंड रिकॉर्ड है तो उनकी ई-डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल टैक्सेस, ट्रेजरीज, म्यूनसिपलिटीज, एग्रीकल्चर, PDS, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशन, एक मिनट भाग रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, ई-पंचायत, CCTNS, एग्रीकल्चर 2.0 2015 के अंदर लागू की गई थी। ई-विधान, रूरल डेवलपमेंट और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस तरह 17 मिशन मोड परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, राज्य सरकार के द्वारा। अब बात करेंगे 12 मिशन मोड परियोजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चला रही है। और 12 मिशन मोड परियोजना कौन कौन सी है, जैसे हमारी ई प्रोक्योरमेंट, ई बिज, ई न्यायालय। तो 12 कौन कौन सी, 12 की सूचना आपको दे देते हैं। सबसे पहले जैसे आता है हमारा इंडिया पोर्टल 2011, NSDG 2011 के अंदर, CSC कॉमन सर्विस सेंटर ये हमारे 2011 में, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो वित्तीय समावेशन 2011 में, ई ट्रेड 2011 में, ई कोर्ट, ई प्रोक्योरमेंट, ई बिज, NGIS। आप 2-5 भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो सारा चाहिए। रोड एंड हाईवे इंफॉर्मेशन सिस्टम 2015 में, सोशल बेनिफिट्स 2015 में, अर्बन गवर्नेंस 2015 के अंदर। तो ये हमारी 12 मिशन मोड परियोजनाएं थी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चला रही थी। अब बात करें भारत की, तो भारत में ई गवर्नेंस का विकास कैसे हुआ। सन 1990 में कंप्यूटराइजेशन आ गया था, सभी कार्यालयों में कंप्यूटर आ गए थे और डिजिटलीकरण की व्यापक शुरुआत कर दी गई थी। 2006 के अंदर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई थी। अब 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कर दी गई थी। 2014 में ई क्रांति लाई गई थी, अर्थात राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2.0 की शुरुआत 2014 में हो गई थी। अर्थात इसको टोटल कितनी 44 परियोजनाएं कर दी गई थी। अब ई गवर्नेंस या एम गवर्नेंस की बात करें तो सरकार की क्या क्या पहल है, जैसे हमारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहल है, ई क्रांति, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। ये जो हमारा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है बहुत सुंदर राजस्थान का लोगो भी बना हुआ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंदर। फिर डिजी लॉकर आता है, डिजी लॉकर भी आप देख सकते हैं, डिजी लॉकर है डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आता हमारा भीम ऐप, क्या था भीम ऐप आता है। फिर माई गवर्नमेंट पोर्टल आता है, ये माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। फिर आता है ई पाठशाला, इनिशिएटिव है जो सरकार के, भारत नेट, नारी पोर्टल, राजस्वान, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्वान कहते हैं, SSO सिंगल साइन ऑन, ये हमारे जो राजस्थान के अंदर है। ई मित्रा, संपर्क पोर्टल, संपर्क पोर्टल भी आपको दिखा देते हैं। ई क्रांति के अंदर ये इस तरह मिशन मोड परियोजनाएं चल रही थी। पाठशाला, ई पाठशाला, तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम को 2019 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसके अंदर कौन कौन से कार्य किए जा रहे थे,
जैसे हमारा भारत नेट है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक कल्याण, ये सब के लिए इसको समर्थित बनाना था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से क्या भारत सरकार ने देश की जनता को विभिन्न बहुत सारे सरकारी से विभाग है उनसे जोड़ने की कोशिश की थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। तो 1 जुलाई 2015 से इसको लागू किया गया था 2019 तक के लिए। इसमें भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे कार्य इसके अंदर किए जाने थे। आगे बात करें तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रबंधन की संरचना किस तरह किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन का ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या, जो प्रबंधन संरचना के मुख्य घटक में परियोजना को अनुमोदन देने के लिए तो आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडलीय समिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया का एक सलाहकार समूह और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति, व्यय वित्त समिति, गैर योजना व्यय, ये सारी समितियां इसके लिए कार्यक्रम के प्रबंधन संरचना के रूप में कार्य करेगी। फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य क्या, क्यों लाया जा रहा था ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, तो भारत को क्या ज्ञान भविष्य के रूप में तैयार करना, भारत को क्या एक ज्ञान भविष्य के लिए तैयार करना, भारत में एक शीर्ष कार्यक्रम बनाना जो कई विभागों तक पहुंच सके, परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए ताकि प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बना सके, सरकारी सेवाएं बिना किसी कागजी सहायता के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचे, ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट को पहुंचाया जा सके, जो सूचना तकनीकी है इसके क्षेत्र को बढ़ावा देकर कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने या समय की बचत करने के लिए, परिवर्तन को साकार करने के लिए, जैसे इसके अंदर क्या किया गया, आईटी मतलब इंडिया टैलेंट, फिर एक और आता आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अर्थात इंडियन टैलेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे तो एक और आईटी निकल के आएगा, वो है इंडिया टुमारो। अब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में बात कर ली तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के क्या क्या लाभ है। इससे भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी, समय की बचत होगी, कार्य करना आसान हो जाएगा। क्या होगा, इससे कार्य करना आसान हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के ये लाभ है। फिर आता है डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ की बात करते हैं। कौन कौन से 9 स्तंभ है जिसमें के अंतर्गत इसके अंदर काम करते हैं। इसके 9 स्तंभ है। पहला ब्रॉडबैंड हाईवे, तो आप इनको कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा, याद कीजिएगा। ब्रॉडबैंड हाईवे मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए इनकी सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरेक्टिव एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार करना, तुम्हारी ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरी के लिए आईटी, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। तो आप इनको डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ कौन कौन से। पहला ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे इस चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छा समझ में आ सकता है इसका। पहला ब्रॉडबैंड हाईवे अर्थात जितने भी लोग हैं उन पर अपना नेटवर्क आसानी से पहुंचना चाहिए। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, जनता के पास इंटरनेट को एक्सेस करना बहुत आसान होना चाहिए और बहुत सुलभ होना चाहिए, अर्थात इंटरनेट के पैक्स सस्ते होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल एवरीवन, मतलब जिसको जो सोचना चाहिए वो कहीं से भी कभी भी उसको ले सके। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, अर्थात जो किसान है तो किसान अपना जितना प्रोग्राम है तो प्राथमिक क्षेत्र है तो प्राथमिक क्षेत्र अपने सारे प्रोग्राम क्या है बड़ी आसानी से वो कर सके। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, अर्थात दुनिया में कोई भी कहीं से फ़ोन के माध्यम से पहुंच सके। आईटी फॉर जॉब्स, अर्थात इसके क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां होनी चाहिए। ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, तो सर्विस की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होनी चाहिए। ई गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात हमें दुनिया से एक भी चीज़ ना खरीदनी पड़े। अब बात करें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दृष्टि क्षेत्र। इसमें हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होगा, प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता रूप में देखेंगे हम, मांग पर शासन और सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इन तीनों के जो दृष्टि क्षेत्र एक एक करके हम देखते हैं। पहला आता है हमारा प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक उपयोगिता के रूप में। कैसे, एक कोर उपयोगिता के रूप में उच्च गति का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, एक कोर उपयोगिता के लिए उच्च गति का जो इंटरनेट है हर ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जीवन से मृत्यु तक का जितना भी डिजिटल रिकॉर्ड है, पहचान, जैसे हमारे अद्वितीय, आजीवन, ऑनलाइन प्रमाणिक, सब सारी पहचान डिजिटल रूप से संग्रहित की जाएगी।
मोबाइल फ़ोन, बैंक खाता व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारे डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने के लिए सक्षमता देगा कि मोबाइल और बैंक खाते को सब जगह डिजिटल कर लिया जाएगा। जैसे आप जैम देखते हो, जन धन, आधार और मोबाइल तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है। उनके इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। उनके इलाके में क्या किए जाएंगे? कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी जगह तैयार की जाएगी। देश में निरापद तथा सुरक्षित साइबर स्पेस तैयार किया जाएगा। अब मांग पर शासन और सेवाओं की बात करें तो विभागों के पार क्या है? एकीकृत सेवा जो एकल खिड़की के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए आसान से पहुंच प्रदान करेगी। अर्थात विभागों के पास आप जा जाकर सुविधाएं या सेवाएं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी बजाय क्या करेंगे? डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि विभागों के पास जाने की जरूरत नहीं है और आपको जो सुविधाएं या सेवा प्राप्त करनी है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए कोई ना कोई एक खिड़की बनाई जाएगी। ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय में सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। क्लाउड पर सभी नागरिक पात्रताओं को आसान पहुंच उपलब्ध करवाई जाएगी। व्यापार करने की जो आसानी में सुविधा के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से में परिणत करने का प्रयास किया जाएगा। व्यापार करने की जो आसानी है तो उसमें सुधार के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में परिणत किया जाएगा। एक सीमा से अधिक वित्तीय लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाया जाएगा और निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए GIS का उपयोग किया जाएगा। तीसरा आता है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इससे क्या होगा कि यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता बनेगी, अर्थात देश के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया जाएगा। सभी डिजिटल संसाधन सर्वत्र उपलब्ध होंगे। सभी सरकारी दस्तावेज और प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। सहभागी शासन के लिए क्या सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेंगे। क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों की सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी होगी। तो इस तरह आज हमने जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सभी पहलुओं को जानने का प्रयास किया। ई गवर्नेंस के अंदर इनके प्रकारों को देखा, क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा रही है उनको देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी मुहिम है सभी को ज्ञान उपलब्ध कराने की मुफ्त, तो उसमें हमारा सहयोग करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।